हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमंत करन और इलेक्ट्रिसिटी के सीरीज में आई एम गिविंग द फोर्थ लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में आई डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। इन सेकेंड लेक्चर आई डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तीसरे लेक्चर में आई डिस्कस्ड अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल, एंड टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट सर्किट एंड ओम्स लॉ। देखिए, सर्किट के अंदर जब हम पूरा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमें ना उसके कंपोनेंट्स की जानकारी होनी चाहिए कि एक सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उनके क्या क्या सिंबल्स होते हैं और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे कि दिस इज सेल। अब देखिए, मैं आपको सेल दिखाता हूं कि ये आपका सेल है। सेल का यू कैन सी दिस वन, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड दिस इज व्हाट, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने इस बड़े लाइन से रिप्रेजेंट करा है और नेगेटिव टर्मिनल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लाइन। सेल क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, ये दो सेल के कॉम्बिनेशन से ये दिस इज नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज पॉजिटिव, आपस में ऐसे कनेक्ट करता है। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? बैटरी। एंड यू कैन सी हियर द डायग्राम ऑफ अ बैटरी हियर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल। दिस इज स्विच। कौन सा स्विच? ये वाला स्विच, ये ऑन ऑफ। तो अभी ऑफ है। अगर इस स्विच से कोई सर्किट कनेक्ट, बल्ब कनेक्टेड होता तो बल्ब ऑफ हो जाता, तो इसको स्विच ऑफ कहते हैं। और जब हम एक्टिविटीज करते हैं, ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, हम नॉर्मली स्विच का इस्तेमाल नहीं करते, हम की का इस्तेमाल करते हैं। एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ की। तो आप स्विच बोले या की बोले, बात बराबर है। बस आपको ध्यान ये देना होगा कि ऑफ हम उसको कहते हैं जब वो सर्किट ओपन होता है ना, उसके अंदर कोई चीज डिवाइस ऑपरेट नहीं करेगा। ये वाला फोर्थ वाला जो है वो स्विच और की, दिस इज क्लोज्ड, इसको ऑन कहते हैं। जब आपने स्विच को ऐसे, ये स्विच को आपने क्या किया, ऐसे ऑन कर दिया, ये ऑन हो गया। यहां पे देखिए, ये दोनों टर्मिनल्स इसके सट गए यहां पे, तो ये क्या हो गया, करंट पास करेगा इसके थ्रू। फिफ्थ है अ वायर जॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है कि जब एक वायर दूसरे वायर से ज्वाइन करता है, जैसे मैंने यहां पे दिखाया आपका कि एक कॉपर वायर आपका जो है हॉरिजॉन्टल चल रहा था, नीचे से वर्टिकल से एक और वायर आ रहा है, तो ये वायर यहां पे ज्वाइन हो गया। तो जब वायर ज्वाइन होता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक वायर दूसरे वायर को क्रॉस करता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इन दिस वे, ऐसे, इस तरीके से ये ऐसे कर रहा है। फिर बल्ब इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। रेजिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रेजिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम रियोस्टैट भी कहते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आइदर दिस और दिस। दिस इज एमीटर एंड एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज वोल्टमीटर एंड वोल्टमीटर इज अ डिवाइस which is used to connect, it is connected in parallel and it is used to measure potential difference. एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, ये सारे कंपोनेंट्स हैं सर्किट के। फिर हम बात करेंगे सर्किट्स कैसे बनाते हैं हम। तो जब भी हम सर्किट ड्रॉ करते हैं तो हम इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, और एक बार ध्यान से देखेंगे कि हम सारे कंपोनेंट्स को कैसे यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे एक बार मैं बना रहा हूं, फिर इसको आप बना लेंगे। यहां पे हमने क्या लिया? बल्ब लिया। दिस इज अ बल्ब। ये कनेक्टिंग वायर्स हैं, ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये क्या हो गया आपका? स्विच हो गया। दिस इज अ सेल, और जब इसमें एक और सेल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये बैटरी। ये कनेक्टिंग वायर है। अब मान लीजिए कि, सॉरी, एक चीज और बता दूं, ये कि दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, मतलब बैटरी की बात कर रहे हैं। अब हम इसमें अगर वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये देखिए, वोल्टमीटर हमने यहां पे लगाया, दिस इज वोल्टमीटर एंड दिस वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड एज वी हैव कनेक्टेड अक्रॉस अ बल्ब इट विल फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब। और वोल्टमीटर को V से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जो पॉजिटिव एंड होगा वोल्टमीटर का, वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से कनेक्टेड होगा, और जो नेगेटिव एंड होगा वोल्टमीटर का, वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। और अगर हमें एमीटर कनेक्ट करना होगा तो हम एमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, हमने इस वायर में हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब ये एमीटर के साथ भी ऐसे ही होता है। सबसे पहले तो एमीटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव
side of the ammeter is connected to the positive terminal and the negative side of the ammeter is connected to the negative terminal of the cell. तो अब क्या कहेंगे, आप देखेंगे कि क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? आंसर है नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने स्विच को ऑफ करा हुआ है और ऑफ को हमने क्या बोला था? सर्किट इज ओपन, ठीक है ना, सर्किट इज ओपन, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब जैसे यहां पे हम स्विच को ऑन करेंगे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्विच ऑन। स्विच ऑन का मतलब क्या होता है कि सर्किट क्लोज हो गया। जब सर्किट क्लोज होगा तो ये बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। अब मैं आपको बता दूं करेगा क्या। ये सेल क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, इससे इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट से करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज बीन रिकॉर्डेड बाय एमीटर, और वोल्टमीटर क्या रिकॉर्ड करेगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल, टू एंड्स ऑफ द बल्ब, ये करेगा। दिस इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। आप और भी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक बल्ब लिया है, आप यहाँ पे 2 बल्ब ले सकते हैं, 3 बल्ब ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 सेल लिया, आप 4 सेल लेके भी आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। तो यू कैन स्टार्ट ड्राइंग द सर्किट डायग्राम्स, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में सर्किट डायग्राम विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको फिजिकल एग्जांपल्स देता हूं। आप मेरे सामने एक फिगर देख रहे हैं कि ये हाइट मान लीजिए h1 है एंड दिस हाइट इज h2, और जैसा कि फिगर में दिख रहा है आपको कि h2 इज ग्रेटर देन h1। अगर यहां से पानी अगर निकल के इस बकेट में आ रहा है और यहां से पानी निकल के इस बकेट में आ रहा है, तो क्या आप बता पाएंगे कि किसके अंदर पानी ज्यादा स्पीड से आएगा? ऑब्वियसली पानी इस वाले टैंकर से, इस वाले टैंक से पानी जो है वो ज्यादा स्पीड में आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है। हाइट का मतलब क्या हो गया कि इट इज एट हायर पोटेंशियल एंड इट इज एट लोअर पोटेंशियल, और यहां से यहां तक के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दिस केस देयर इज मोर पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम है। तो कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो वाटर टैंक से उतनी स्पीड से नीचे आएगा। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं सर्किट डायग्राम के हेल्प से कि ओम्स ने क्या बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्किट लेते हैं, दिस इज अ बल्ब, और यहां पे आपने क्या लिया? स्विच लिया, और यहां पे आपने एक सेल लिया और ये सेल लिया, और आपने क्या किया कि जब आप स्विच को ऑन करेंगे तो देयर इज नो रीजन कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। मान लीजिए दिस इज केस 1। अब केस 2 के अंदर आप क्या करते हैं कि आपने फिर से एक बल्ब लिया और यहां पे आपने स्विच लिया। अब यहां पे एक सेल के बजाय आपने 2 सेल ले लिया, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स। तो जब इसको स्विच ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि द इल्यूमिनेशन ऑफ द लाइट, जो क्वांटिटी ऑफ लाइट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द बल्ब विल बी मोर इन दिस केस एज कंपेयर टू दिस केस। कंसिडर दिस केस नंबर 2। अब आप केस नंबर 3 देखिए, आपने वही सर्किट डायग्राम लिया, स्विच लिया, अब यहां पे आपने 3 सेल्स ले लिए, 3 सेल लिया तो इसकी ग्लो क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। तो सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है? V, एंड व्हाट इज V? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पे इस V से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? करंट। यहां पे करंट क्या हो गया? I। जब आपने यहां पे V को 2V कर दिया तो यहां करंट क्या हो गया? 2I हो गया। जब यहां पे V को आपने 3V किया तो यहां करंट क्या हो गया? आपका करंट जो हो गया वो क्या हो गया आपका? दैट इज 3I। तो इस अंडरस्टैंडिंग से हम कंक्लूड क्या करते हैं? हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? I का। जैसे जैसे आप V बढ़ाएंगे, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, वैसे वैसे करंट की क्वांटिटी बढ़ेगी। करंट की क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जिस तरीके से पानी की टंकी का हाइट आपने बढ़ाया तो यहां से जो पानी नीचे आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो जो पानी यहां पे है वही यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे जैसे वी इंक्रीज द V, I increases, so this what we call is कि V is directly proportional to I। अब ये वाला टर्म जो है ना, इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, अगर V कम करेंगे तो I क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और अगर आप V को 0 कर देंगे तो I भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
अब देखिए ये जो है, जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है, बेसिकली साइंटिस्ट कोई फॉर्मूला डिराइव करता है तो उसको थ्योरेटिकली पहले डिराइव करता है। तो एक चीज याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, कि जब भी प्रोपोर्शनल होता है तो इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, इससे न्यूमेरिकल नहीं बन सकता। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि हर प्रोपोर्शनल को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल इज व्हाट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और इक्वल क्या हो गया, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। जब तक इन दोनों के बीच में इक्वल नहीं आएगा तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम इस प्रोपोर्शनल से इक्वल में कैसे कन्वर्ट करें? तो इसका आंसर ये है कि RHS, दैट इज राइट हैंड साइड, should be multiplied by a constant। आपने राइट हैंड साइड को किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट होगा क्या, ये साइंटिस्ट डिसाइड करता है। उस कांस्टेंट का सिंबल क्या होगा वो साइंटिस्ट डिसाइड करता है। और यहां पे सर हेनरी ओम्स ने क्या लिया कि यहां पे जो कांस्टेंट लिया वो लिया V इज इक्वल टू R। R क्या लिया, वो कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लिया। और इस कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो है ये प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर का, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। यहां से हमारा एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू RI या V इज इक्वल टू IR। एंड दिस फॉर्मूला, इसी को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। हम क्या कहते हैं इसको, ओम्स लॉ। सो एक बार और ध्यान से देख लेंगे। हमने आपको यह बताया कि V इस एक्सपेरिमेंट से या इस एक्टिविटी से हमें समझ आ गया कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। इस प्रोपोर्शनल को हमें इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए हमें RHS को किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ओम्स ने यहां पे जो कांस्टेंट का इस्तेमाल किया उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, और उसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू ऑब्जेक्ट द फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसको अपोज करना। हालांकि रेजिस्टेंस हम ना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अभी इसको, इस टॉपिक को यहां रहने देते हैं। पहले हम क्या समझेंगे, ओम्स लॉ। सो दिस इज व्हाट, ओम्स लॉ। यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। पहले आप ये देख लिया आपने, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम क्या देखेंगे यहां पे कि V जो है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या बोला, I। या हम ये भी बोल सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जो हमने ओम्स लॉ से किया। आप यहां पे देखेंगे कि जो करंट है जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं वो सिर्फ V पे डिपेंड नहीं करता, है ना। V पे डिपेंड, सिर्फ V पे डिपेंड नहीं करता, ये एक और चीज पे करंट डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है किस पे, रेजिस्टेंस पे। इट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस। लेट अस राइट R। ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड भी करता है। बोला सर रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा? V का तो हमने पढ़ दिया कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर V बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, V कम करेंगे तो I कम हो जाएगा, और V अगर 0 ले लिया तो I क्या हो जाएगा, 0। तो इस फॉर्मूला से हमने ओम्स लॉ जो बनाया, हमने ओम्स लॉ क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। अब देखिए यहां पे R के टर्म्स में देखते हैं। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लीजिए। इस फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे, IR इज इक्वल टू V लिख सकते हैं इसको, IR इज इक्वल टू V। अब यहां पे हम इस फॉर्मूला को फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। V अपॉन R हो गया। कहने का मतलब ये हो गया, इस फॉर्मूला से हम ये डिराइव कर पा रहे हैं कि I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। नो, व्हाट इज इनवर्सली? इनवर्सली का मतलब, पहले तो हम यहां पे लिख देते हैं कि हाउ I एंड करंट, I एंड रेजिस्टेंस इज रिलेटेड। सो करंट और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट डिक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट
डिक्रीज होगा। और रेजिस्टेंस है क्या? ये किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। अगर आपको याद होगा तो हमने बात करी थी तीन कंडक्टर की बात करी थी, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। हमने सिल्वर को कहा था बेस्ट कंडक्टर। तो सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर कहने का मतलब क्या हो गया कि उसका रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होगा। तो जब रेजिस्टेंस कम होगा तो उसके अंदर करंट क्या होगा? ज्यादा फ्लो करेगा। और वही जब हम एल्युमिनियम की बात करेंगे सिल्वर के कंपैरिजन में, तो एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो उसके अंदर करंट की क्वांटिटी फ्लो जो करेगी कम करेगी अगर हम V को कांस्टेंट रखेंगे तो आपने क्या ध्यान देना है कि जो करंट है वो सिर्फ V पे नहीं डिपेंड करता। करंट इन अ वायर और अ कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एंड हाउ इट इज रिलेटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल स्कूल में ये नहीं पढ़ाते। तो इट इज रिलेटेड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड व्हाट डज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा। आपके स्कूल में एक एक्टिविटी आती है, दैट इज टू प्लॉट अ ग्राफ। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी भी ओमिक डिवाइस का, वो डिवाइस जो ओम्स लॉ को ओबे करता है। तो आप पूछेंगे क्या कोई ऐसा भी डिवाइस होता है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता? बिल्कुल होता है। तो सबसे पहला हम ना एक ग्राफ प्लॉट करते हैं V और I के बीच में। V क्या होता है? V इज PD, पोटेंशियल डिफरेंस। और I क्या होता है? I इज करंट। अगर इसके अक्रॉस में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अगर हम एक्सपेरिमेंट को सेटअप करके इसके अगेंस्ट में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इनके बीच में हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे आप V बढ़ाएंगे और जैसे जैसे आपने V बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका I बढ़ता जाएगा। जैसे V बढ़ाएंगे I फिर बढ़ जाएगा, और बढ़ाएंगे I और बढ़ जाएगा। बट एक चीज जो है उस कंडक्टर का जो कभी नहीं बदलेगा वो क्या है? उसका रेजिस्टेंस। अगर आप सिल्वर कंडक्टर लिया है तो आप चाहे V जितना ही बढ़ा दो I उसी रेशियो में बढ़ेगा, V जितना भी कम कर दो I उसी रेशियो में कम हो जाएगा। बट एक चीज जो नहीं बदलेगा सिल्वर का, वो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है एंड दैट इज व्हाट? रेजिस्टेंस। तो मैंने अभी बताया कि सिल्वर क्या है? इट ओबेज ओम्स लॉ, कॉपर ओबेज ओम्स लॉ, एल्युमिनियम ओबेज ओम्स लॉ। लेकिन देयर आर मेनी डिवाइस इन द वर्ल्ड, देयर आर मेनी कंडक्टर्स इन द वर्ल्ड जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा उसको हम क्या कहेंगे? नॉन ओमिक। ओमिक डिवाइस कहते हैं इनको। क्या कहते हैं इसको? नॉन ओमिक डिवाइस। और जब नॉन ओमिक डिवाइस की हम बात करेंगे तो आप जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे V और I के अगेंस्ट में तो आप देखेंगे ये ग्राफ जो है वो कर्व के फॉर्म में बन जाता है। तो आप बोलेंगे सर नॉन ओमिक डिवाइस कैसे बन सकता है? बन सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल है नॉन ओमिक डिवाइसेस का एग्जांपल है सुपर कंडक्टर। व्हाट इज सुपर कंडक्टर? नॉर्मल केस में हम कंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो जैसे हम V बढ़ाते हैं तो I उसी रेशियो में बढ़ता है। लेकिन अगर मान लो आपने V बढ़ाया थोड़ा सा तो करंट एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर आपने V बढ़ाया तो करंट एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा बढ़ गया। सो देयर इज नो मैच बिटवीन V एंड I। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? V और I का रिलेशन जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था वो ओबे नहीं होता कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक उसी तरीके से हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर में हम जैसे V बढ़ाते हैं तो I उस रेशियो में नहीं बढ़ता, कम हो रहता है। हम और बढ़ाते हैं V, I उस रेशियो में नहीं बढ़ता। तो सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर आर द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ एंड दोज आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस। इवन अगर आप उसकी बात करें, टंगस्टन के फिलामेंट की बात करें तो टंगस्टन का फिलामेंट भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। ये बात समझ आई आपको? हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो एनसीईआरटी का पेज नंबर 213 पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ अ डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम पे बेस्ड है, ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ अ 3 cells
of value 2 volt each. A 5 ohm, 8 ohm and 12 ohm resistors and a key is connected in a series. ये जो देख रहे हैं इसको भी हमने डिस्कस नहीं किया, ये ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस का और इसको ओम कहते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में उसी को डिस्कस करना है हमने, सो डोंट वरी, है ना. तो सबसे पहले हम ये देखें कि सर्किट डायग्राम बनेगा कैसे है इसका. तो इसमें देखिए आपने क्या किया, इसमें 3 रेजिस्टेंस लिया, एक ये, दूसरा ये हो गया और तीसरा क्या हो गया आपका, ये रेजिस्टेंस हो गया. दिस इज व्हाट 5 ओम, दिस इज 8 ओम एंड दिस इज व्हाट 12 ओम. और इसको आपने किससे कनेक्ट किया, अ की, ये की हो गया. और इसमें आपने क्या लिया, 3 सेल लिया, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड दिस इज द थर्ड सेल. और जब इसको ऑन कर देंगे तो करंट विल स्टार्ट मूविंग थ्रू एवरी रेजिस्टेंस. तो हमें समझना क्या है कि इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो करंट यहां पास कर रहा है वही करंट की क्वांटिटी यहां पे भी है. सेम आई इज हियर एंड सेम आई इज हियर, तो पूरे सर्किट के अंदर सेम क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लो कर रहा है. इसलिए 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम आर सेट टू बी कनेक्टेड इन अ सीरीज. सीरीज के बारे में हमने बताया था कि जैसे दिवाली में आप लाइट्स यूज करते हैं, आप लाइट जब यूज करते हैं तो क्या करते हैं कि आप उसमें छोटे छोटे बल्ब होते हैं, हर बल्ब को आप नहीं ऑन करते, आपने एक स्विच ऑन किया, सारे बल्ब एक साथ ग्लो करना चालू कर गया, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं. ठीक है, अब आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए, है ना. ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं और ये पेज नंबर 221 पे है एनसीईआरटी का और ये क्वेश्चन नंबर 8 है. और क्वेश्चन क्या है कि व्हेन अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स is connected to a resistance, where there is a current of 0.25 ampere in the circuit. क्वेश्चन ये है कि ये सर्किट डायग्राम है इसका, कि आपने कोई रेजिस्टेंस लगाया है इसमें और इसके साथ आपने क्या किया, ये स्विच हो गया और दिस इज अ बैटरी और अ सेल, ये 12 वोल्ट की बैटरी लगाई आपने. और ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमें इसको फाइंड करना है. और इस सर्किट के अंदर जब हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट कितना मूव कर रहा है, 2.5 मिली एम्पियर. मैं यहां पे एक चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं जो अक्सर देयर इज अ कंफ्यूजन. यहां एक वर्ड यूज हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर. तो क्या मतलब, क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि रेजिस्टर जो है वो डिवाइस है. डिवाइस का मतलब क्या हो गया, जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, एसी हो गया, ये सारे डिवाइसेस है, इसको क्या कहते हैं हम, रेजिस्टर कहते हैं. और उसके अंदर जो होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो उसके अंदर करंट फ्लो करता है, उस करंट के फ्लो को ऑब्जेक्ट करता है ये. तो रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट. रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है. किसका, किसी भी डिवाइस का. और वो डिवाइस जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टर कहते हैं. ठीक ऐसी चीज हमने डिस्कस करा था चार्ज में, कि चार्ज प्रॉपर्टी है, चार्ज कोई सब्सटेंस नहीं होता. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करेंगे कि मैं करूं? अच्छा, पहले आप ट्राई करेंगे, चलिए कर लीजिए. चलो मैं करता हूं. सबसे पहला मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन करने से पहले हमें क्या लिखना चाहिए, कि गिवन क्या है इसके अंदर, व्हाट इज गिवन. तो इसमें गिवन क्या है, आई, करंट, ये आई है ना, एम्पियर यूनिट होता है. इट इज 2.5 मिली एम्पियर. तो हमने बात किया ना मिली का मतलब क्या होता है, तो मिली इज व्हाट, हमने यहां पे 2.5 लिखा और मिली क्या होता है 10 टू पावर -3 और एम्पियर इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट. ठीक, V की वैल्यू कितनी होती है यहां पे, दैट इज 12 वोल्ट्स. V कितना हो गया हमारा 12 वोल्ट्स. हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला रेजिस्टेंस. अभी क्वेश्चन होगा कैसे, ये देखिए. तो इसमें सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे कि जो फॉर्मूला यूज होगा, और फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर. दिस इज ओम्स लॉ, है ना, इसको ओम्स लॉ कहते हैं, का फॉर्मूला है ये. इस फॉर्मूला से हमें फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है. और आर क्या होता है, दैट इज इक्वल V अपॉन आई. आर इज इक्वल टू V अपॉन आई. और वैल्यू प्लेस करते हैं इसमें. वैल्यू प्लेस किया, V कितना है आपका 12 वोल्ट्स और करंट कितना है 2.5 इंटू 10 टू पावर -3 एम्पियर हो गया. अब मिली नहीं बोलेंगे क्योंकि 10 टू -3 लगा दिया आपने. जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 12 होगा, नीचे 2.5 है और ऊपर आके ये क्या बन जाएगा 10 टू पावर 3.
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4800 ओम्स। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम्स। यहां पे एक चीज मैं सिखाना चाहता हूं आपको, अक्सर लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। देखिए, जब हम इधर पॉइंट शिफ्ट करेंगे और अगर इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे तो दिस बिकम्स 4.8 इंटू 10 टू पावर 3। 10 टू पावर 3 क्या हो गया? ओम्स। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये 10 टू पावर 3 होता क्या है? व्हाट इज 10 टू पावर 3? 10 टू पावर 3 जो है ये बेसिकली किलो है ये, और किलो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। किलो को के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये के मीटर के आगे लग जाता है तो किलोमीटर बन जाता है। अगर ये के ग्राम के आगे लग जाता है, जैसे अगर यहां पे मीटर था तो मीटर के आगे किलो लग गया, मतलब क्या हो गया? किलोमीटर। किलोमीटर इज नॉट वन वर्ड, इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, किलोमीटर। उसी तरीके से ग्राम के आगे लग गया तो किलोग्राम हो गया। किलो जूल्स, जूल के आगे लग गया तो क्या हो गया? किलो जूल। तो यहां पे इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.8, और यहां पे 4.8 लिखा। अब ये 10 टू पावर 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? के लिख सकते हैं, किलो, और ये क्या हो गया? ओम्स। सो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4.8 किलो ओम्स। ये कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रखना चाहिए आपको कि जैसे यहां पे मिली का कॉन्सेप्ट है ना, मिली, जिसके आगे मिली लग गया तो बैकग्राउंड में क्या आना चाहिए? 10 टू पावर -3। तो किलो इसको रिप्रेजेंट करता है 10 टू पावर 3 को, और जिस जिसके आगे के लगता है ना, मतलब 10 टू पावर 3 ऑलरेडी उसके साथ अटैच्ड है। किलोमीटर, किलोग्राम, किलो जूल, किलो ओम। सो यहां पे ओम्स लॉ खत्म हो गया, हमने न्यूमेरिकल्स भी इसके करा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा जिसमें हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, और उसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। मेरी आप सबसे एडवाइस है कि सारे लेक्चर्स एक बार ध्यान से देख लें, नोट्स बना लें, और नोट्स बना लेंगे तो यू विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड। मैं एक छोटा सा वीडियो आपको रिलीज करने जा रहा हूं कि जिसमें आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द चैलेंजेस ऑफ द बोर्ड एग्जाम 2021, और उस चैलेंजेस में वो उसकी रेमेडीज क्या है, हाउ वी पीपल आर गोइंग टू हेल्प यू आउट, विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। वो छोटा सा वीडियो होगा, दैट विल बी ओपन फॉर ऑल। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच।